बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के गांव में पूजा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पूजा बहुत ही मेहनती और नेक दिल लड़की थी। वो अपने गांव में ही सुनीता नाम की औरत की लहंगे की दुकान पर लहंगे सिलने का काम करती थी और उसी औरत के यहाँ किराए पर रहती थी। पूजा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो अपने काम के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। पूजा की मालकिन सुनीता की एक बेटी भी थी जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही आलसी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी और न ही सही से पढ़ती थी। मोहिनी बेटी, ओ मोहिनी बेटी, उठ जा, सुबह हो गई। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? सोने दो ना। बेटी 9 बजने वाले हैं, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी बेटी। मोहिनी मुंह बनाते हुए उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। तभी वहाँ पर पूजा आती है और सुनीता से कहती है, आंटी जी, कल वाले जितने भी लहंगे थे मैंने सारे सिल दिए। अब मैं स्कूल जा रही हूँ। कितनी अच्छी लड़की है ये, बिन माँ बाप की होकर कितनी मेहनत करती है। एक मेरी बेटी है जिसे सोने के अलावा कुछ नहीं आता। तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप किससे बातें कर रही हो? अभी यहाँ पर पूजा आई थी। उस लड़की को देखकर मैं हैरान हूँ कि वो पढ़ाई के साथ साथ हमारी दुकान पर भी काम कर रही है और एक तू है, सोने के अलावा कुछ नहीं आता तुझे। अरे मेरी प्यारी माँ, आपको पता है पढ़ाई करना कितना मेहनत का काम है, लेकिन तब भी मैं पूरी रात पढ़ाई करती रहती हूँ, इसलिए मेरी सुबह नींद नहीं खुलती है। रही बात उस पूजा की, तो उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर मोहिनी वहाँ से स्कूल चली जाती है। पूजा और मोहिनी एक ही स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में लंच टाइम हो जाता है। पूजा एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रही थी। मोहिनी वो सब देख रही थी। वो सब देखकर मोहिनी बहुत चिढ़ जाती है। पढ़ाई लिखाई तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। अब चल छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं, मुझे पढ़ना है, तुम सब खेल लो। ऐसा सुनकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन स्कूल का रिजल्ट आया। आंटी जी, ये देखो मेरा रिजल्ट, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह पूजा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। उसके बाद पूजा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोहिनी भी अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आती है। रिजल्ट देखकर सुनीता बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। शर्म नहीं आती तुझे? तू फेल हो गई। जरा देख पूजा को, पूरा दिन दुकान पर काम करके भी पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। कल तो तू कह रही थी कि मैं पूरी रात पढ़ती हूँ, तब भी तेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं। मम्मी, मैं सच में पूरी रात पढ़ाई करती हूँ। अब मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं क्या करूँ? किसे बेवकूफ बना रही है तू? आज से तेरे सारे खर्चे बंद। एक भी पैसा नहीं दूंगी मैं आज के बाद तुझे। पूजा की तरह कमाकर अपने खर्चे पूरे कर। ऐसा सुनकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर मन ही मन कहती है, इस पूजा की बच्ची ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब देखो मम्मी उसी के गुण गाती रहती है। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन सुनीता किसी काम से बाहर जा रही थी। वो पूजा के पास जाती है और उससे कहती है, पूजा, तुम दुकान का ध्यान रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है आंटी जी। उसके बाद सुनीता वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा का काम पूरा हो जाता है और वो खाना खाने घर चली जाती है। तभी मोहिनी मौका देखकर दुकान में आ जाती है और पूरी दुकान में आग लगा देती है। शाम को जब सुनीता अपने दुकान में आती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तभी मोहिनी भी वहाँ पर आ जाती है। माँ, ये सब पूजा ने करा है। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी और पूरी दुकान को जला दिया और अब घर में जाकर आराम कर रही है। सुनीता गुस्से से पूजा के कमरे में जाती है। पूजा सुनीता को देखकर कहती है, आंटी, आ गई आप? तूने मेरी दुकान में आग कैसे लगाई? मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना था। आखिर क्या मिला तुझे मेरी दुकान जलाकर? आंटी, ये आप क्या कह रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। माँ, इसी ने सब कुछ किया है। इसने सारे लहंगे बाजार में बेच दिए और दुकान में आग लगा दी। तो जैसी हरामखोर मैंने आज तक नहीं देखा। दोबारा से मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सुनकर पूजा रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक चिड़िया का बच्चा पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है। बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर मैंने इस चिड़िया के बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। पूजा उस चिड़िया के बच्चे को उठाकर अपने पास रखती है और बारिश रुकने तक उसको अपने हाथ से ढक लेती है। बारिश रुक जाती है, लेकिन तभी वो चिड़िया का बच्चा बोलने लग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की। तुम बोल कैसे सकती हो? मैं एक परी लोक की चिड़िया हूँ। वो तो आज मैं पृथ्वी लोक पर फल खाने आई थी, तभी अचानक बारिश हो गई और मैं बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? उसके बाद पूजा चिड़िया को सारी बात बताती है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे साथ आओ। ऐसा कहकर वो चिड़िया पूजा को अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाती है। आसमान में बहुत ऊपर जाकर पूजा देखती है कि बादलों में एक जादुई लहंगा का घर है। पूजा, ये एक जादुई लहंगे का घर है। तुम इसमें रह लो। इसमें तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इस घर की सबसे खास बात है कि तुम इसे जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकती हो। आज से ये घर तुम्हारा है। ठीक है चिड़िया, मैं इस घर को धरती पर ले जाती हूँ। ऐसा कहकर पूजा उस जादुई लहंगे के घर को पृथ्वी पर ले आती है और हंसी खुशी उस घर में रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनीता और मोहिनी दोनों पूजा के पास आती है। बेटी, हम लोग बहुत गरीब हो गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बिक गया। हमारे पास खाने तक को नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो। आंटी, इसमें कहने की क्या बात है? आप मेरे साथ रह लीजिए। आपने मुझे भी तो सहारा दिया था ना। आप मेरे साथ रह लीजिए। पूजा, मुझे भी माफ कर दो। तुमको माँ ने मेरी वजह से ही घर से निकाला था। अब मैं कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और फिर सभी मिलजुल कर उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। पत्रिका नाम की एक लड़की अपनी मामा मामी और उसकी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन पत्रिका के मामा पत्रिका और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। जैसे ही वो दोनों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। मामा के जाने के बाद मामी रेखा और उसकी बेटी शिवांगी पत्रिका के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। पत्रिका, अब तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है जो तेरे स्कूल की फीस भरूं। मैंने हमेशा के लिए नौकरानी की छुट्टी कर दी है। अब घर के काम तू करेगी। क्यों मामी? मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और एक दिन डॉक्टर बनना है। कोई डॉक्टर नहीं बनने वाली तू। घर के कामों में ध्यान दे। वहाँ तक की पढ़ाई का खर्चा कौन तेरे मरे हुए माँ बाप देंगे? मामी, आप मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलो। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल और घर के काम करूंगी। इस तरह उस दिन से पत्रिका स्कूल नहीं जाती है और घर के काम करने लगती है। एक दिन उस गांव के राजा अपने बेटे से कहते हैं, राजकुमार, अब आपकी शादी की उम्र हो गई है। आपको विवाह के लिए कैसी राजकुमारी पसंद है? मुझे किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना है, बल्कि मुझे अपने ही गांव की कोई साधारण लड़की से विवाह करना है। राजा अपने सिपाही को गांव में इस बात की घोषणा करने के लिए कहता है। सिपाही उस दिन गांव में घूम घूम कर इस बात की घोषणा करने लगता है। हमारे राजकुमार के विवाह की उम्र हो गई है। वो हमारे ही गांव की किसी साधारण कुशल लड़की से विवाह करेंगे। कल रात को राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर महल में एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। जो भी लड़की राजकुमार को पसंद आएगी, उसका विवाह हमारे राजकुमार से होगा। गांव की सभी नौजवान लड़कियां उत्सव में खुद को ज्यादा खूबसूरत दिखाने की तैयारी में लग जाती हैं। गांव की सभी लड़कियां अपने लिए सुंदर कपड़े, सैंडल और मेकअप का सामान लेकर आती है। शिवांगी भी उत्सव के बारे में सोचने लगती है। मम्मी, मैं ऐसा क्या करूं जो राजकुमार को पहली नजर में पसंद आ जाऊं? तेरे लिए मैं बहुत ही सुंदर लहंगा, सैंडल और ब्रांडेड मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। ये सब पहनकर तू बहुत सुंदर लगेगी और राजकुमार तुझे पहली नजर में ही पसंद कर लेगा। मामी, आप शिवांगी के लिए लहंगा और सैंडल लेकर आ गई हो और मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मुझे भी उत्सव में जाना है। तू राजकुमार से विवाह के सपने देख रही है क्या? राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, ना कि नौकरानी। नहीं, मैं तो महल का उत्सव देखना चाहती हूँ। मुझे राजकुमार से विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुझे राजकुमार से विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है,
तो उत्सव देखने में भी कोई दिलचस्पी मत रख। बड़ी आई उत्सव जाने वाली, तेरा वहाँ कोई काम नहीं है। तुझे कितनी बार बोला है इस घर से बाहर कदम रखने के बारे में सोचा भी मत कर। तू इस घर की नौकरानी है और घर की नौकरानी बनकर चुपचाप सारा काम किया कर। चुपचाप से खाना बना, हम दोनों कल के उत्सव की तैयारी करने जा रहे हैं। पत्रिका उदास होकर खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन शिवांगी सुबह जल्दी से उठ जाती है। अरे वाह मेरी बिटिया, आज इतनी सुबह सुबह उठ गई। हाँ मम्मी, राजकुमार को सामने से देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अब बस जल्दी से रात हो जाए। मुझे तो पूरा विश्वास है राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे। अब मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत। अच्छा सुन, तू अपना मेकअप पत्रिका को करने के लिए बोलियो। क्या मम्मी, आप भी उस बेचारी के जले पर नमक छिड़कना चाहती हो? फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शिवांगी अपना मेकअप करने के लिए पत्रिका को बुला लेती है। पत्रिका शिवांगी का मेकअप करते करते बोलती है, मामी प्लीज मुझे उत्सव में लेकर चलो ना। सच में मैं बस उत्सव देखना चाहती हूँ। मैं तो राजकुमार के सामने भी नहीं आऊंगी। अब आप दोनों चली जाओगी तो मैं अकेले घर में क्या करूँगी? तू तो बड़ी जिद्दी है। जब एक बार मना कर दिया तो कर दिया। बार बार एक बात बोलकर मुझे गुस्सा मत दिला। शिवांगी के मेकअप हो जाने के बाद रेखा पत्रिका के हाथ पकड़ती है। क्या हुआ मामी? कुछ नहीं, बस तेरा उत्सव में जाने का भूत उतार रही हूँ। इतना बोलकर रेखा पत्रिका के हाथ पकड़ के उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी महल उत्सव में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्रिका अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। मम्मी पापा के जाने के बाद मामा ने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन बाद में मामा भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे मामी बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो मुझे छोटी छोटी बात पर डांटती रहती है। मैं बस उत्सव में जाना चाहती थी। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि मैं राजकुमार के सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी मामी मुझे लेकर नहीं गई और मुझे अकेले घर में छोड़ दिया। मैं कभी ऐसे अकेले नहीं रही, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मामी और शिवांगी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे पिछले जन्म के दुश्मन हूँ मैं इनकी। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। आप कैसे आई? मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी बाहर मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी, इसलिए मैं अंदर आ गई। पहले तो तुम रोना बंद करो और अपनी परेशानी मुझे बताओ। पत्रिका अपनी मामी और शिवांगी के बारे में परी को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद परी बोलती है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ एक लहंगा और सैंडल प्रकट कर देती है। तुम ये लहंगा और सैंडल पहनकर उत्सव में जा सकती हो। अब मैं अकेले उत्सव में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे महल का रास्ता नहीं पता है। ये लहंगा जादुई है, ये तुम्हें नौकरानी से एक खूबसूरत लड़की में बदल देगी। और ये सैंडल भी जादुई है, जब भी तुम अपने मन में कहीं जाने की सोचोगी तो तुम ये सैंडल पहन लेना। ये जादुई सैंडल तुम्हें अपने आप वहाँ पहुँचा देगी। अब तुम उत्सव में जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपका बहुत धन्यवाद परी, सच में मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई। परी वहाँ से चली जाती है और पत्रिका जादुई लहंगा और सैंडल पहनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद पत्रिका बोलती है, जादुई सैंडल मुझे महल तक पहुँचा दो। उसके बाद पत्रिका महल के अंदर पहुँच जाती है। पत्रिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए सबकी नजर पत्रिका पर ही थी। उत्सव में आई लड़कियाँ पत्रिका को देखकर बातें करने लगती है। अरे ये कौन है? मैंने हमारे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की तो कभी नहीं देखी। लगता है पास वाले गांव से आई है। नहीं, उत्सव में तो बस हमारे गांव की लड़कियां ही आ सकती थी। लगता है हमारे गांव की ही है, लेकिन हमने इसे आज से पहले क्यों नहीं देखा? इस तरह लड़कियां उसको देखकर आपस में बहुत बातें करती हैं। शिवांगी भी पत्रिका की तरफ देखती है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती है। कुछ ही देर में राजकुमार उत्सव में आते हैं। शिवांगी देख, ये लड़की उत्सव में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कहीं राजकुमार उसे ना पसंद कर ले, इसलिए तू उसके सामने जाकर खड़ी हो जा। शिवांगी पत्रिका के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार ने बहुत पहले ही पत्रिका को देख लिया था, इसलिए वो शिवांगी को साइड करके पत्रिका के पास जाती हैं। राजकुमार को पहली नजर में पत्रिका पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपनी राजकुमारी के रूप में पसंद कर लेते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? नहीं राजकुमार, मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगी।
लेकिन क्यों? सारी लड़कियां मुझसे विवाह करना चाहती हैं और तुम मुझे मना कर रही हो। मैं आपसे विवाह करने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं जैसी अभी लग रही हूँ वैसी असल में नहीं हूँ। मैं तो नौकरानी का काम करती हूँ और मेरे कपड़े नौकरानी जैसे ही होते हैं। पत्रिका की सच्चाई देखकर राजकुमार उसे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम बहुत सच्ची लड़की हो, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पत्रिका है। इस गांव में मेरी मामी रेखा रहती है। मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ। पत्रिका के ऐसा बोलते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसे पहचानने लगती है। तभी रेखा राजकुमार के पास जाती है और बोलती है, राजकुमार, आप इस नौकरानी से विवाह क्यों कर रहे हैं? ये आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बेटी शिवांगी को देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है और हर काम में कुशल है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पत्रिका से ही विवाह करूँगा। पत्रिका, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे मन में जो है मुझे बोलो। राजकुमार के ये बोलने के बाद पत्रिका विवाह के लिए हाँ कर देती है। मैं 2 दिन बाद पत्रिका से विवाह करूँगा। गांव के सभी लोग मेरे विवाह में जरूर शामिल होना। 2 दिन बाद पत्रिका और राजकुमार का विवाह हो जाता है। इस तरह दोनों माँ बेटी को अपने किए पर अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं बचा और दूसरी तरफ पत्रिका राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। हरियाली परी की जादुई मेहंदी। विक्रमपुर गांव में सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो सुहानी में कोई कमी नहीं थी, वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। बस उसमें एक ही कमी थी और वो कमी ये थी, जब भी वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती तो उसके हाथों में मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस वजह से उसके साथ की सारी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। उन्हें देखकर सुहानी का भी बड़ा मन करता था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने का, तो वो भी बाजार से मेहंदी खरीदकर अपने हाथों पर लगा लेती है। पूरी रात मेहंदी लगाकर रखने पर भी उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचती है। ये देखकर उसके साथ की सहेली सुहानी पर खूब हंसती है। अरे सुहानी, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। वो मैंने ज्यादा देर लगाकर नहीं रखी ना, इसलिए उतना रंग नहीं आया। अच्छा जी, मैंने तो बस अपने हाथों पर 5 मिनट ही मेहंदी लगाई थी, पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चढ़ा है। हाँ शीतल, मैंने भी बस मेहंदी लगाकर आधा घंटा ही रखा था, फिर भी देख मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी रची है। सुहानी मेहंदी लगाकर पूरे 1 दिन भी रखे तब भी इसके हाथों पर रंग नहीं चढ़ने वाला। सही कह रही हो तारा, मैं तो सोच रही हूँ जब इसकी शादी होगी तभी अपनी शादी में मेहंदी कैसे लगाएगी। अगर इसके हाथों में रंग नहीं चढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके ससुराल वाले तो इसको खूब ताने देंगे कि दुल्हन बिना मेहंदी के ही तैयार हो गई है। शादियों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और दुल्हन का जितना गाढ़ा रंग चढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर सुहानी अक्सर दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, परंतु सुहानी थोड़ी उदास थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली। ये सोच सोचकर सुहानी परेशान हुई जा रही थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसकी माँ रितु पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों हो रही है? कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। अगर शादी वाले दिन भी मेरी मेहंदी नहीं रची तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इतना बोलकर सुहानी उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सुहानी आवाज का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़े ही बगल वाले जंगल में चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है।
ये देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, अरे आपको इस तरह पेड़ से कौन बांध कर रखा है? ये सब बताने का अभी समय नहीं है, तुम जल्दी से मेरी रस्सियों को खोलो। वो जादूगरनी आती ही होगी, वो आए इससे पहले तुम मुझे यहाँ से जल्दी से आजाद करो। हाँ, मैं खोलती हूँ। सुहानी जल्दी से परी को रस्सियों से खोलती है। अरे आप बताओ तो सही, आपको यहाँ पर बांध कर कौन रखा है और क्यों रखा है, और आप कौन हो? मैं असल में हरियाली परी हूँ। अगर आप परी हैं, तो आपके पास तो कई शक्तियाँ भी होंगी, तो आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती हैं। ये लोगों की गलतफहमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शक्तियाँ बस परी की छड़ी में होती है, और मेरी छड़ी उस दुष्ट जादूगरनी की गुफा में है। क्या तुम वहाँ से मेरी छड़ी लाने में मदद कर सकती हो? क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों परी, आप वहाँ खुद क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादुई गुफा को अपने मंदिरों से बांध रखा है। अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूँगी तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा ठीक है परी, मैं जाती हूँ। तो जल्दी करो सुहानी, वो दुष्ट जादूगरनी किसी भी वक्त आती ही होगी, और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। जादूगरनी के आने से पहले अगर तुम मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादूगरनी को खत्म कर सकती हूँ। जल्दी करो सुहानी, तुम जल्दी से उसकी गुफा में जाओ। परी की बात सुनकर सुहानी जल्दी से जादूगरनी की गुफा में घुसकर परी का जादुई छड़ी ढूंढती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। फिर वो जल्दी से जादुई छड़ी लाकर परी को दे देती है। तब तक वहाँ जादूगरनी भी पहुँच जाती है। ये क्या, तुम आजाद कैसे हो गई? बस दुष्ट जादूगरनी, अब तेरा खेल खत्म, ये ले। परी अपनी जादुई छड़ी से उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट कर देती है। फिर सुहानी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी। अगर आज तुम समय पर नहीं आती और मेरी मदद नहीं करती तो वो जादूगरनी आज मुझे जान से मार डालती। कोई बात नहीं परी जी, ये तो बस मेरा फर्ज था। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है सुहानी, जाओ, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। इतना कहकर परी उड़ जाती है। इधर सुहानी अपने मन में सोचती है, अरे परी तो चली गई, पर मैंने तो देखा है कि परी लोगों की मदद करती है, पर इन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, और मैं भी कितनी पागल हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैंने परी की मदद करी तो बदले में परी भी मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना सोचकर सुहानी घर आ जाती है। अब बस 2 दिन ही बचे थे सुहानी की शादी में। उसके घर में जोरों शोरों से शादियों की तैयारियां चलने लगी। सुहानी अब भी उदास थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। मेहंदी ले लो, मेहंदी। ये सुनकर सुहानी और उसकी माँ रितु बाहर आती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, लगता है घर में शादी है, बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रचेगी। ले लो ना बहन जी, ज्यादा की नहीं है, बस 20 रुपए की है। माफ करना अम्मा, पर हम मेहंदी मंगा चुके हैं। अब हम इतनी सारी मेहंदी लेकर क्या करेंगे? एक की भी ले लो बहन जी, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। अम्मा मेरे हाथों पर तो मेहंदी रचती ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेहंदी खरीदने का। बेटी, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी मेहंदी नहीं दे रही हूँ। ये मेहंदी सबसे हटकर है। मेरी बातों पर विश्वास कर देखो, मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर आएगा। ठीक है अम्मा, आप कहती हो तो दे दो, और ये लो आप ये कुछ पैसे रख लो। जीती रहो बेटा, देखना तुम्हारी मेहंदी इतनी अच्छी रचेगी कि सब तुम्हारे हाथ को देखते रह जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सुहानी सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो मेहंदी खरीद ली। शाम को शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सुहानी को मेहंदी लगाई जाती है, परंतु सुहानी को पता था कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली, और आखिर में वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन सुहानी की शादी थी। सुबह जब सुहानी सोकर उठी तो देखा कि उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची। ये देखकर सुहानी रोने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है
और सुहानी को चुप कराती है। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ देखो, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं रची। अब पता नहीं क्या होगा। शाम को जब लोग पूछेंगे कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी। बस मेरी बच्ची चुप हो जा। मैं सोच रही थी कि जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई है, एक बार तुम वो लगा कर देखो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अम्मा खास तुम्हें मेहंदी देने ही आई थी। अरे माँ, मैंने तो बस उनसे इसलिए मेहंदी खरीद ली ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए, पर आप कह रही हैं तो एक बार उनकी मेहंदी भी लगा कर देख लेती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, शाम को मेरी बारात आ जाएगी। अगर मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं दुल्हन के रूप में वहाँ कैसे जाऊंगी? मेहंदी तो दुल्हन की शोभा होती है। सुहानी बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो मेहंदी सुहानी के हाथों पर रचने लगती है, जिसे देखकर सुहानी और उसकी माँ चौंक जाती है। अरे माँ देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ रहा है। हाँ बेटा, मैं भी यही देख रही हूँ। सब ऊपर वाले की कृपा है। सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सुहानी बहुत खुश थी। सुहानी अपने कमरे में बैठकर अपने हाथों को निहार रही थी। तभी वहाँ हरियाली परी प्रकट होती है और कहती है, सुहानी। अरे परी जी, आप यहाँ? हाँ सुहानी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी? मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी परेशानी समझ गई थी। मैं चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद कर सकती थी, परंतु मैं तुम्हें थोड़ा परखना चाहती थी। तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने उस बूढ़ी अम्मा से ये सोचकर मेहंदी खरीदी कि ताकि उनका खर्चा निकल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में वो बूढ़ी अम्मा के रूप में मैं ही थी, और ये जो मेहंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है, ये जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को लगाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इसे तुम मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना, और ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सुहानी अब बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी मेहंदी से अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा मांगती है, और उसके सामने बहुत ही सुंदर सा लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देखकर तो सुहानी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच जादुई है। अरे वाह, ये मेहंदी तो सचमुच में जादुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली परी। सुहानी आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ रितु भी बहुत खुश होती है। शाम को सुहानी की बारात आ जाती है। सुहानी अपने जादुई मेहंदी से मांगे हुए लहंगे को पहनकर बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। सुहानी के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी रचा देख उसके साथ की सहेलियां सुहानी से जलने लगती है, परंतु सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुहानी को देखकर उसके ससुराल वाले सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं, और इस तरह सुहानी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुहानी खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल पहुँच जाती है। अपने ससुराल में सुहानी को जिस भी चीज की कमी होती थी तो वो जादुई मेहंदी से मांग लिया करती थी और सबको खुश रखती थी।